हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक क्यूटी एजुकेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हम इस सेक्शन में इतिहास से संबंधित कुछ सवाल को देखेंगे जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम इसमें इतिहास के पूरे सीरीज को चलाएंगे, जिसका पहला एपिसोड आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हम इसमें प्राचीन इतिहास के कुछ सवाल को विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्राचीन आर्य सभ्यता से, बी में दिया हुआ है राजा भरत से, सी में दिया हुआ है सम्राट अशोक से और डी में दिया हुआ है महर्षि व्यास से। तो इसका आंसर है बी, राजा भरत से। भारतवर्ष का नाम जो दिया गया है वो राजा भरत से दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष को भारत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासी भारतीय अर्थात भारत की संतान को माना गया है। भारत जो है वो राजा भरत से जुड़ा हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसे भरत का देश कहा जाता है। इसकी प्रमाणिकता जो है हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और प्राचीन ग्रंथों में इसे शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ शासक बताया गया है, ठीक है। उसके बाद भारत का नाम जो है फिर यूनानी जब भारत में आए तो उन्होंने जो है भारत को इंडिया कहा। फिर मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान कह करके संबोधित किया। इस प्रकार हमारा देश जो है भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, इस तीन नाम से जाना जाता है। ऐसे संवैधानिक नाम भारत और इंडिया है, ठीक है, लेकिन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान कहा था और अभी भी हिंदुस्तान नाम का कई बार राजनीतिक प्रयोग होता है, पर ऑफिशियली यानी संवैधानिक नाम जो है भारत और इंडिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 भाग यानी वैदिक और अवैदिक, बी में दिया गया है 3 भाग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और सी में दिया हुआ है 4 भाग वैदिक, पौराणिक, मध्यकालीन और आधुनिक, और डी में है 5 भाग वैदिक, पौराणिक, बौद्ध, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हमें सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है, और 3 भाग कौन कौन सा है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसके विषय में हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो इतिहास को सरलता से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है, और भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से 3 भाग, जैसे पहला प्राचीन भारत और दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत, ठीक है, इस भाग में बांटा गया है, ठीक है। वेद, महाकाव्य, पुराण, राजवंश, ये सब जो है प्राचीन भारत के ही भाग हैं। और जहां तक मध्यकालीन की बात है, मध्यकालीन में मुस्लिम आक्रमण, साम्राज्यों का उदय, इस सब के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत का उदय तब होता है जब यूरोपीय शक्ति हमारे देश में आना शुरू किया, जो व्यापारी के रूप में आए, बाद में फिर जो है वो यहाँ पर शासक बन बैठे, और फिर जो है वहां से शुरू होता है और अंत में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी तक, ये हमारा आधुनिक भारत का पार्ट है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 भाग में बांटा जाएगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ऋग्वेद का संकलन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए में है महर्षि वाल्मीकि, बी में है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, और सी में है महर्षि पतंजलि, और डी में है महर्षि कनाद। तो ऋग्वेद का संकलन जो है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। वेदों को संकलित करने का श्रेय जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को दिया गया है। अब वेद के विषय में कहते हैं तो वेद कितने प्रकार के हैं, तो वेद है 4 वेद। कौन कौन सा वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद सबसे ज्यादा प्राचीन वेद है, ठीक है, इसमें 10 मंडल, ये देखिए याद कर लीजिए, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं शामिल है, ठीक है। इसमें इंद्र भगवान, अग्नि भगवान, सोम आदि देवताओं की चर्चा किया गया है, उसकी स्तुतियां की गई है, ठीक है। और इसी में विश्वामित्र के द्वारा रचित तीसरे मंडल जो है जिसमें गायत्री मंत्र मिलता है। ये कई बार पूछा गया है कि अगर जैसे इस प्रकार पूछा जाए कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र, ठीक है। और यदि ये पूछा जाए कि गायत्री मंत्र की रचना जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो वो होगा तीसरे मंडल में। अब ऋग्वेद से जो है आर्यों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है।
अगला सवाल कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस सूक्त में मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन में है इंद्र सूक्त, बी में है सोम सूक्त, सी में है पुरुष सूक्त और डी में है अग्नि सूक्त। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है वो पुरुष सूक्त में किया गया है, तो यानी इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां किया गया है? पुरुष सूक्त में। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम और विस्तार से जान लेते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वो पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको पहले बताया थे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। तो 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन है और इसी में 4 वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरण से उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है। ठीक है, और यही वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जाति व्यवस्था में तब्दील होता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण लचीले थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में ये कठोर और जन्म आधारित हो गए। मतलब ये यहाँ ये कहा गया था कि पहले जो है जाति व्यवस्था उतना कठोरता नहीं था, यानी वर्ण व्यवस्था उतना कठोरता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया ये कठोर होते गए और ये जो है जन्म आधारित हो गए। मतलब यदि कोई वैश्य है तो उससे जन्मे हुए जितनी भी संतानें हैं उनकी वैश्य में ही होंगे, वो क्षत्रिय नहीं हो सकते, ब्राह्मण नहीं हो सकते। और यहीं से जो है जाति, जो अभी हम लोग जातिवाद का स्वरूप देखते हैं वो वर्तमान का जो है स्वरूप है। इसलिए वर्ण व्यवस्था के आदि स्रोत में पुरुष सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या था? वर्ण व्यवस्था किस सूक्त में है? तो वर्ण व्यवस्था जो है पुरुष सूक्त में है। यदि यह सवाल पूछा जाएगा कि पुरुष सूक्त किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद, सी में है यजुर्वेद और डी में है अथर्ववेद। सवाल क्या है कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बताए थे कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेद है 4 वेद। पहला है कौन? ऋग्वेद, और दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब सवाल यहां कह रहा है कि संगीत का जनक किसको कहते हैं? संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जिसे कई बार ये भी पूछ देता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो वो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने के रूप में संकलन किया गया है। ठीक है, और इसके पाठक को उद्गाता कहते हैं, ये याद रख लीजिए। ठीक है, उद्गाता। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो उसको उद्गाता कहते हैं। ठीक है, सामवेद ने ही आगे चलकर शास्त्रीय संगीत और रागों की नींव रखी। यह मुख्यतः स्वर और लय पर आधारित है। इस प्रकार इसे जो है संगीत की उत्पत्ति और विकास के श्रेय दिया जाता है। यानी सामवेद को संगीत का उत्पत्ति या संगीत का जनक भी कहा जाता है और इसके जो है विकास में जो है इसका बहुत योगदान माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले अथर्ववेद है क्या? जो 4 वेद है उसमें से एक अथर्ववेद है। अब इसका पूछ रहा है कि विशेषता क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि केवल देवताओं की स्तुति पर आधारित है, बी में है औषधि, जादू टोना और सामान्य जीवन से संबंधित है, सी में युद्ध और राजनीति पर केंद्रित है और डी ऑप्शन में दिया हुआ है केवल गान और संगीत पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें औषधि, जादू टोना और मतलब तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र की भी जो है चर्चा किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, गान और संगीत के जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है ये अभी हम आपको बताए थे कि सामवेद को कहते हैं संगीत का जनक, तो ये सामवेद है। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में अथर्ववेद के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। अथर्ववेद में रोगों का निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप देना, आशीर्वाद देना, औषधि, विवाह यानी सामान्य जनजीवन से जुड़े सभी जो है तंत्र मंत्र जो भी हम लोग अभी देखते हैं सुनते हैं आसपास में, वो जो है अथर्ववेद में ही वर्णित है। और अथर्ववेद सबसे बाद में लिखे जाने वाला वेद है। ठीक है, इसमें लोगों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास ये तीनों चीज मिलते हैं। ठीक है, इसमें इसे समाज के सामान्य जन की भावनाओं का दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे बाद में रचा गया वेद। हम आपको पहले भी बताए थे कि अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जो सबसे बाद में वेद इसे, और सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पुराणों का संकलन किसके द्वारा किया गया माना जाता है? ए में दिया हुआ है पाणिनि, बी में है लोमहर्ष या उग्रश्रवा,
सी में है कौटिल्य और डी में है कालिदास। तो पुराणों का संकलन करता जो है वो लोमहर्ष या उग्रश्रवा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। पुराणों की रचना जो है लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा कौन थे, तो लोमहर्ष के पुत्र, इनके द्वारा मानी जाती है। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ये देखिए कई बार सवाल पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, ये सभी ऐसे पुराण है जिसमें राजवंशों की वंशावलियां मिलती है। इसमें मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। पुराण सामान्यतः संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि पुराण किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत में। और इसको जो है स्त्रियों और शूद्रों को भी सुनने की अनुमति थी। ठीक है, मतलब वेद की जो है सुनने की अनुमति स्त्री और शूद्रों को नहीं था, लेकिन वो पुराण को सुन सकते थे। ठीक है, लेकिन हमारा सवाल क्या था कि पुराण की रचना या रचयिता कौन थे, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया। ऑप्शन ए में है कालिदास, बी में है पाणिनि, सी में है कलहन और डी में है बाणभट्ट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कलहन। ठीक है, संस्कृत साहित्य में क्रमबद्ध इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था, कलहन ने किया था। ठीक है, संस्कृत साहित्य के इतिहास में इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रथम प्रयास जो है वो कलहन ने किया था। ठीक है, उसकी प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी, ये याद रखिए, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किससे संबंधित है, कश्मीर के घटनाओं से संबंधित है या कश्मीर के राजाओं के इतिहास पर आधारित है। ठीक है, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि कश्मीर से संबंधित कौन सी ग्रंथ है, तो वो राजतरंगिणी है और इसके लेखक कौन है, कलहन। ठीक है, इसमें घटनाओं को कालानुक्रम यानी समयबद्ध जो है प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी में रचा गया माना जाता है। ठीक है, और इतिहास लेखन का प्रमाणिक उदाहरण भी है। तो इस प्रकार इसका आंसर कलहन होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पाणिनि, बी में है चाणक्य, सी में है पतंजलि और डी में है कालिदास। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है, यानी इसका 3 नाम है। चाणक्य को कई जगह विष्णुगुप्त लिखा हुआ मिलेगा आपको और कई जगह कौटिल्य। ठीक है, तो ये तीनों जो है इसी का नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। हालांकि राजवंश के बारे में पूछा जाएगा तो चाणक्य किस राजवंश से संबंधित थे, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश का क्या थे, तो मौर्य वंश के शासक नहीं थे, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे या कहें प्रधानमंत्री थे। अब इसके विषय में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य माने जाते हैं, जिसका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। ठीक है, और अर्थशास्त्र जो है ये 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। ये याद रखिए, ये कई बार पूछ देता है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है, तो 15 अधिकरण में है और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें राजनीति, प्रशासन, कर व्यवस्था, युद्ध नीति और आर्थिक जीवन पर विस्तृत मिलता है। ठीक है, देखिए कई बार यह सवाल इस तरह से पूछ दिया जाता है कि चाणक्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है, और ऑप्शन में आपको दे देगा अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ज्योग्राफी से, तो इसका आंसर राजनीति शास्त्र होगा। ठीक है, यानी ये अर्थशास्त्र किताब का नाम है, लेकिन ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आपको हम पहले भी बताए थे कि चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इन्होंने जब किताब लिखा है तो स्वाभाविक है कि मौर्यकालीन के इतिहास के बारे में ही जानकारी देगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की और यह किस विषय पर आधारित है। तो ए में दिया हुआ है पाणिनि और संस्कृत व्याकरण, बी में है कालिदास काव्य शास्त्र, सी में है पतंजलि योग शास्त्र, डी में है बाणभट्ट चरित्र साहित्य। तो इसका आंसर होगा ए। अष्टाध्यायी जो है वो उसका लेखक कौन थे, पाणिनि, और ये किस विषय से संबंधित है, तो अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण है। ठीक है, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इस बात को आप कभी कभी इस तरह से भी पूछ देगा कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन थे, तो अष्टाध्यायी थे। ठीक है, इसकी रचना जो है पाणिनि ने किया था। ठीक है, इसमें 8 अध्यायों में व्याकरण के नियमों का अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से विवेचना किया गया है। इससे मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन राजनीति और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। मतलब एक किताब भी जो है मौर्य वंश से
संबंधित है। ठीक है, ये भारतीय भाषा शास्त्र की आधारभूत रचना है और आज भी व्याकरण का मानक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ जिसमें भारत फारस संबंधों का उल्लेख है किसने लिखा है? ऑप्शन ए में है हेरोडोटस, बी में है टेसियस, सी में मेगास्थनीज, डी में है प्लिनी। तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ का रचना जो है वो हेरोडोटस ने किया था। ठीक है, हेरोडोटस के पहचान एक और विषय में होता है, इसको जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, यानी हिस्टोरिका ग्रंथ इसने कब लिखा? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, इसमें जो है भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख है। ठीक है, इसके विवरण अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित माने जाते हैं, फिर भी यह प्राचीन भारत में के बारे में यूनानी दृष्टिकोण को समझने का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, और जहां तक टेसियस के विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरे और अविश्वसनीय माने जाते हैं, तो इस प्रकार सही उत्तर जो है हेरोडोटस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका नामक ग्रंथ जिसमें मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का विवरण है किसके द्वारा लिखा गया है? ए में है दिया हुआ डाइमेकस, बी में है मेगास्थनीज, सी में है डायनोसियस और डी में है टॉलमी। तो इंडिका नामक ग्रंथ जो है वो मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा जिसमें मौर्यकालीन समाज, राजनीति, प्रशासन और संस्कृति का जीवंत विवरण मिलता है। ठीक है, यह प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए हमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विदेशी स्रोतों में से एक माना जाता है। ठीक है, डाइमेकस और डेनिसियस भी मौर्य दरबार में ही आए थे, परंतु उसका विवरण जो है इतना विस्तृत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्रियों का नाम क्या था? ए में दिया हुआ इत्सिंग, बी में फाहियान, सी में हुएनसोंग और डी में सुइंगयोन। चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में यहाँ कह रहा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आए थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हुएनसोंग जो है वो हर्षवर्धन के समय में आए थे, ये याद कर लीजिए। फाहियान जो है वो एक चीनी यात्री थे और बौद्ध धर्म से संबंधित थे वो। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लेगा कि फाहियान किस धर्म को मानते थे, तो वो बौद्ध यात्री थे। ठीक है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, तो इस चीज को भी याद कर लीजिए, कई बार ये पूछ देता है कि कब आए थे, तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे, ईस्वी में आए थे, ईसा पूर्व नहीं। ठीक है, उन्होंने भारत के समाज और संस्कृति का वर्णन किया और मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथों को एकत्रित किया और अपने अनुभव के से विस्तार से लिखा है। ठीक है, हुएनसोंग और इत्सिंग बाद में भारत आए थे। आपको बताया था कि हुएनसोंग किसके समय में आए थे? हुएनसोंग जो है वो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुएनसोंग ने भारत में अपने प्रवास का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? ऑप्शन ए में है कंग्यूर, बी में है तंग्यूर, सी में है सीयूकी और डी में है रिहला। तो हुएनसोंग ने जो अपना जीवन वृत्तांत लिखे थे उस किताब का नाम सीयूकी है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। हुएनसोंग जो है चीन से 629 ईस्वी में भारत आया था और 15 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, ये भी सवाल कई बार पूछ देता है कि कब आए थे और कितने साल तक वो भारत में रहे। ठीक है, हुएनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। और हजारों बौद्ध ग्रंथों को चीन ले गया। तो यानी इस प्रकार हुएनसोंग भी जो है बौद्ध धर्मावलंबी ही थे। ठीक है, उनके यात्रा वृत्तांत को सीयूकी कहा जाता है। ठीक है, यही हमारा सवाल है कि उन्होंने जो अपना जीवन वृत्तांत लिखे थे उसकी किताब का नाम क्या था? सीयूकी। ठीक है, इसमें जो है हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति तथा प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें कुल 138 देशों का विवरण दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किताब उल हिंद नामक कृति जो भारत के समाज और धर्म का विस्तृत विवरण देती है किसने लिखी है? ऑप्शन ए में है इब्न बतूता, बी में है अल बरूनी, सी में है मार्को पोलो, डी में है तारकनाथ। तो किताब उल हिंद की रचना जो है वो अल बरूनी ने किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना किसने किया? अल बरूनी ने। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछ देते हैं कि कब आए थे भारत और किसके साथ आए थे। ठीक है, उसने जो है किताब उल हिंद, इसको जो है तहकीक हिंद भी कहा जाता है, नामक ग्रंथ लिखा जो 80 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है,
इसमें धर्म, दर्शन, विज्ञान, खगोल, समाज, प्रथा, कानून, रीति रिवाज सभी का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह ग्रंथ आज भी राजपूत कालीन भारत की जानकारी देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किस सुल्तान ने नियुक्त किया था? ए में है गयासुद्दीन तुगलक, बी में है अलाउद्दीन खिलजी, सी में है मोहम्मद बिन तुगलक और डी में है फिरोज शाह तुगलक। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इब्न बतूता जो है वो एक अरबी यात्री थे। ठीक है, और कब आए थे भारत? वो 1333 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1333 ईस्वी कई बार पूछ दिया गया है सवाल से। ठीक है, उनकी विद्वता और ज्ञान से प्रभावित होकर तब के सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक उनको जो है काजी नियुक्त किया था। ठीक है, किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इब्न बतूता ने अपने अनुभवों को रेहला नामक ग्रंथ में लिखा है। ठीक है, उनका किताब का नाम क्या है? रेहला। अगर ये पूछा जाए कि इब्न बतूता द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है या रेहला ग्रंथ का रचना किसने किया, तो इब्न बतूता ने किया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको जो है एक सवाल का जवाब यहाँ मिल जाएगा, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इस किताब में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तिब्बती लेखक तारकनाथ की रचनाएं कौन सी थी? ऑप्शन ए में दिया है कंगयूर और तंगयूर, बी में है सीयूकी और रेहला, सी में है हिस्टोरिका और इंडिका और डी में है नेचुरल हिस्ट्री और भारत का भूगोल। इसका आंसर होगा ए। तारकनाथ की रचना जो है वो उस रचना का नाम जो है क्या है? कंगयूर और तंगयूर। सीयूकी की रचना किसने किया था? तो अभी हम आपको बताए थे सीयूकी की रचना हुएनसांग ने किया है। रेहला की रचना किसने किया है? तो ये इब्न बतूता ने किया है। ठीक है, हिस्टोरिका तो हेरोडोटस ने किया है और इंडिका की रचना जो है वो मेगास्थनीज ने किया है। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से जान लेते। तारकनाथ ने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, इस ग्रंथों से भारतीय धर्म और इतिहास के अनेक पहलुओं की जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म, दर्शन और भारतीय परंपरा के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस धर्म के बारे में ये जानकारी देता है, तो बौद्ध दर्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा करने वाले यात्री कौन था? ऑप्शन ए में है हुएनसांग, बी में है मार्को पोलो, सी में है डायनोसियस, डी में है पेरिप्लस का लेखक। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। पांडे देश की यात्रा करने वाले यात्री का नाम क्या है? मार्को पोलो। ठीक है, तो कब आए थे? वो 13वीं शताब्दी में। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से जान ले। मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? तो वेनिस निवासी थे। ठीक है, इन्होंने 13वीं शताब्दी के आखिरी में भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से पांडे देश आया था और यहाँ उन्होंने यहाँ की संस्कृति, समाज और आर्थिक जीवन का उल्लेख किया। उनका विवरण जो है वो पांडे राज्य के इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत आज भी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोगाज कोई अभिलेख एशिया माइनर 1400 ईसा पूर्व में किन देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए में है अग्नि, सोम, वायु और वरुण, बी में है मित्र, वरुण, इंद्र और नाथाय, सी में है ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र, ऑप्शन डी में है उषा, रुद्र, मरुत और वरुण। तो बीज गोई अभिलेख जो है जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, इसमें जो है किस किस का दिया हुआ है? तो मित्र, वरुण, इंद्र और नाथेसी का विवरण मिलता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व एशिया माइनर जो आधुनिक तुर्की क्षेत्र में प्राप्त हुआ था, उसमें भारत के वैदिक देवताओं के अस्तित्व का सबसे प्राचीन बाहरी प्रमाण माना जाता है। इसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नाथस्य, जिसको क्या कहते हैं? अश्विनी कुमार, कई जगह आपको मिलेगा, इसका विवरण दिया गया है। ठीक है, यह प्रमाण दर्शाता है कि वैदिक संस्कृति का प्रभाव उस समय भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी मान्य था। ठीक है, और यह किससे मिलता है? तो बोगाज कोई अभिलेख से। ठीक है, यह अभिलेख वैदिक धार्मिक की प्राचीनता और उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव दर्शाने वाला महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्य भारत में भागवत धर्म के विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण किससे मिलता है? ए में है नासिक अभिलेख, बी में है बेसरगढ़ गरुड़ स्तंभ लेख, सी में दिया हुआ है प्रयाग स्तंभ लेख और डी में है जूनागढ़ अभिलेख। सवाल क्या है कि भागवत धर्म का विकास का प्रमाण कौन देता है? तो भागवत धर्म का विकास का प्रमाण जो है वो बेसर नगर गरुड़ स्तंभ लेख दे रहा है। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते। मध्य भारत के विदिशा यानी जिसका पुराना नाम बेसर नगर है, इससे गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म के विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है।
यह स्तंभ यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये नाम याद रखिए, हेलियोडोरस। ठीक है, इसमें वह स्वयं को भागवत भक्त भी कहता है। यह प्रमाण बताता है कि विदेशी शासक और उसके प्रतिनिधि भी उस समय भागवत धर्म से प्रभावित थे। इससे भागवत धर्म की लोकप्रियता और सार्वभौमिकता का संकेत मिलता है। यह भारतीय धार्मिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख भी माना जाता है। कौन सा अभिलेख? गरुड़ स्तंभ लेख, या जिसे बेसर नगर भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ए में दिया हुआ एरन अभिलेख, बी में है हाथी गुम्फा अभिलेख, सी में है मंदसौर अभिलेख और डी में है एहोल अभिलेख। तो भारतवर्ष का शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा हम देख लेते हैं। भारतवर्ष शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है, और जिसे कलिंग के राजा खारवेल द्वारा खुदवाया गया था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजवंश से संबंधित है और राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक है, यह अभिलेख बिना तिथि के है और इसमें खारवेल की विजयों का विवरण भी मिलता है। इस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख होना इस बात का संकेत देता है कि उस समय तक भारतीय उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाई के रूप में जाना जाने लगा था। ठीक है, यह भारत की राष्ट्रीय पहचान और ऐतिहासिक जड़ों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख कौन है? तो देखिए, दुर्भिक्ष क्या होता है? अकाल, यानी अकाल की जानकारी देने वाला सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए में है सौगोहरा अभिलेख, बी में है भीतरी स्तंभ लेख, सी में है ग्वालियर अभिलेख और डी में है देवपाड़ा अभिलेख। अकाल की जानकारी देने वाला सबसे पहला अभिलेख कौन है? तो वो है सहगौरा अभिलेख। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सहगौरा अभिलेख जो है वो हमें अकाल की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख माना जाता है। ठीक है, इसमें खाद्यान्न भंडारण आपूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख प्राचीन भारत में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह दर्शाता है कि उस समय प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सक्रिय रहते थे। ठीक है, इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि यह न केवल सामाजिक संगठन को स्पष्ट करता है बल्कि शासन व्यवस्था की दूरदर्शिता और उस वक्त प्रबंधन क्षमता कैसा था, यह भी इसकी भी जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है एरन अभिलेख, बी में है प्रयाग स्तंभ लेख, सी में है एहोल अभिलेख और डी में है मंदसौर अभिलेख। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख से मिलता है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, ये याद कर लीजिए। अब इसके विषय में थोड़ा हम विस्तार से बता देते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख से मिलता है और यह अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का माना जाता है। ठीक है, किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। और किस वंश से है? तो वो गुप्त वंश से। ठीक है, इसमें एक महिला अपने पति की मृत्यु पर स्वयं को अग्नि में समर्पित करने का उल्लेख किया गया है। किसमें? एरन अभिलेख में। ठीक है, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि गुप्त काल तक सती प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, हालांकि बाद के काल में यह व्यापक हो गई, लेकिन इस अभिलेख से यह प्रारंभिक स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए ये एरन अभिलेख जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंदसौर अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए में है हुनों के आक्रमण के बारे में, बी में है रेशम बुनकरों की श्रेणियों की, सी में है समुद्रगुप्त की संगीत प्रियता की और डी में है बौद्ध संघ की गतिविधियों की। तो मंदसौर अभिलेख जो है वो हमें रेशम बुनकर श्रेणियों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा क्षेत्र में मिलेगा आपको। इस अभिलेख से जो है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि स्थानीय रेशम बुनकरों ने मिलकर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का? सूर्य मंदिर का। तो यह भी सवाल हो सकता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण की बात जो है किस अभिलेख में किया गया है? तो वो मंदसौर अभिलेख में हो। ठीक है, यह अभिलेख जो है वो प्राचीन भारत की कारीगर वर्ग की सामूहिक गतिविधियों और उसकी सामाजिक धार्मिक भूमिकाओं को भी जानकारी देता है। ठीक है, यह प्रमाण दर्शाता है कि उस समय श्रमिक और शिल्पकार वर्ग न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी थे बल्कि धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। तो हमें इसमें याद करने वाले की क्या कौन सी बात है? तो ये किस क्षेत्र में है? तो मालवा क्षेत्र में है।
इसमें किसकी जानकारी देती है? तो रेशम बुनकर यानी कारीगरों के बारे में जानकारी जो है वो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। और इसमें जो है तमाम रेशम बुनकरों ने मिलकर किस मंदिर का निर्माण किया? तो सूर्य मंदिर का निर्माण किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अरिकमेडु जो पुडुचेरी के निकट है, इसे प्राप्त रोमन सिक्के किस बात के प्रमाण है? तो ऑप्शन ए में है हून आक्रमण के बारे में, बी में है भारत रोम व्यापार के संबंधों में, सी में है गुप्तकालीन धार्मिक गतिविधियों के, और डी में है चीन से रेशम के व्यापार के बारे में। ठीक है, तो अरिकमेडु के जो पुडुचेरी के निकट है, वहां रोमन सिक्के से इस बात को प्रमाणित होता है कि भारत और रोम के व्यापारिक संबंधों के बारे में जो है वो प्रमाणित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाएगा। अरिकमेडु जो है, जो आधुनिक पुडुचेरी के पास है, ये सबसे बड़ी संख्या में वहां पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है, यह भारत और रोम के साम्राज्य के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, इस सिक्के से स्पष्ट होता है कि रोम को मसाले, कपड़े, रत्न और हाथी दांत निर्यात किए जाते थे। ठीक है, जबकि रोम से भारत में सोने चांदी के सिक्के और मदिरा जैसी वस्तुएं लाई जाती थी। ठीक है, यह प्रमाण प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विकता और समुद्री व्यापार के विस्तार को दर्शाता है। यह भारतीय समुद्री इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। कौन सा? तो अरिकमेडु। ये थे हमारा इस एपिसोड का वीडियो। अगले एपिसोड में हम प्राचीन इतिहास से कुछ अगले सवाल को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।